अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3। आज लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। आपके चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। बेसिकली इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ टाइप्स के केमिकल बॉन्ड डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की शेप पढ़ेंगे और वो थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि बॉन्डिंग को और शेप्स को एक्सप्लेन करती हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जो कि है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को उसने यहाँ पे डिफाइन किया है। केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स दैट होल्ड टुगेदर टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को आपस में जोड़ कर रखती है। जब हम बात करते हैं कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है, उसका मतलब उनके दरमियान एक फोर्स डेवलप हो गई है जो कि उन दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब रख रही है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स को भी जोड़ कर रखती है और आयंस को भी जोड़ कर रखती है। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स की होती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो खसूसियात है ना वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड मौजूद है वो किस टाइप की है। द टर्म केमिकल बॉन्ड इंक्लूड आयनिक, कोवेलेंट, डेटिव, मेटेलिक बॉन्ड एज वेल एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वान डर वाल फोर्सेस। अभी जो केमिकल बॉन्ड है ना ये कई टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारी केमिकल बॉन्ड की टाइप्स हैं। इसके अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं और उनको हम वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये भी केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाउ एवर बीइंग वीक इनफ वान डर वाल फोर्सेस आर यूजुअली नॉट टर्म्ड एज प्योर केमिकल बॉन्ड। अभी जो वान डर वाल फोर्सेस होती हैं ना ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं और ये काफ़ी वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए कहता है आमतौर पर हम इनको ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं कहते। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। Levy's concept of bonding give a simple explanation of the formation of all the type bond। अब जो बॉन्ड की मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है जिसको नाम दिया जाता है लेविस थ्योरी। आगे उसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम मेक्स बॉन्ड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल टू हैव नोबल गैस लाइक कॉन्फिगरेशन। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना उसमें हर एलिमेंट की यह कोशिश होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे। जो पहले दो एलिमेंट्स हैं ना हाइड्रोजन और हीलियम, जब उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं ना तब वो स्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनकी स्टेबिलिटी तब अचीव होती है जब उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं और इसको नाम दिया जाता है ऑक्टेट का। अभी इन एलिमेंट्स में जो नोबल गैसेज है ना उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही पूरे होते हैं, इसलिए वो स्टेबल एलिमेंट्स माने जाते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के अलावा वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए ना बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि वो भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो सके। इसलिए उसने लेविस की थ्योरी को यहाँ पर बयान किया है जो कि कहती है कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके नोबल गैसेस की तरह। दिस इज़ मोस्टली अटेन्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। और स्टेबिलिटी वो कैसे पूरी करती हैं? अपना ऑक्टेट पूरा करके, यानी जब उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल बन जाते हैं। अब हम कुछ बॉन्डिंग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है और एक और टॉपिक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस। पहली बॉन्ड की जो टाइप आपकी बुक में मौजूद है वो है आयनिक बॉन्ड। इसको पहले उसने डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू अनदर एटम विद द हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपने फर्स्ट चैप्टर में ये दोनों टॉपिक्स पढ़े होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि कोई भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसके उल्ट होता है, जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज़ कर देते हैं, वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को ना उन एटम्स को दे देते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। यानी वो जो दूसरी किस्म के एटम्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से
इन दोनों किस्म के एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसमें इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल बस एक कंपाउंड डिस्कस किया है, सोडियम क्लोराइड NaCl। द सोडियम एटम, ये उसने आगे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है। अगर आप देखें तो इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो इट टेंड टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन। तो ये अपना जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लूज कर देता है, दूसरे एटम को दे देता है, जिसके साथ वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में, विच हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये वाली बच जाती है, और ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इस नियॉन की होती है, और वो नोबल गैस है। तो इस तरह से सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट वो क्लोरीन का बता रहा है कि क्लोरीन एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है। अगर आप देखें तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जिससे वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं। सो इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द क्लोराइड आयन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से इसके आखिरी शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। आल्सो गेनिंग द नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ना, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस वाली बन जाती है। तो लिहाजा सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से दोनों एटम्स ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। द oppositely charged Na positive and the chloride ions are held together by the strong ionic in the crystal of NaCl। तो इस तरह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी बॉन्ड को या इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम दे देते हैं आयनिक बॉन्ड का। अब इसी चीज़ को वो शेल्स की वजह से समझा रहा है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास सोडियम का एटम मौजूद है, इसके आखिरी शेल में सिर्फ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये आपके पास है क्लोरीन का एटम। अगर आप देखें तो इसके आखिरी शेल में टोटल इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम से ले लेता है और अपने आखिरी शेल में उसको ले जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन देखें तो ये इधर आ गए आखिरी शेल में क्लोरीन के। तो इस तरह से दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है, और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NaCl। नेक्स्ट वो लिख रहा है कि अ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड बिटवीन द ग्रुप 1 एंड 2 मेटल्स एंड द ग्रुप 16 एंड 17 एलिमेंट्स। आयनिक बॉन्ड आमतौर पर ग्रुप नंबर 1 और 2 के मेटल्स बनाते हैं ग्रुप नंबर 16 और 17 के एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि जो पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज कर देते हैं, और जो ग्रुप नंबर 16 और 17 के एलिमेंट है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिहाजा इन 2 किस्म के एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड आमतौर पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बॉन्ड की टाइप है कोवलेंट बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। आयनिक बॉन्ड में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, एक एटम लूज कर देता है, दूसरा उसको गेन कर लेता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स आपस में शेयर करते हैं। तो इसको डिफाइन उसने किया कि कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इस बॉन्ड को नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। While sharing the electrons, each atom complete its valence shell and attain the nearest noble gas configuration। तो इस कोवलेंट बॉन्ड को बनाकर दोनों एटम्स अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, और वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। अब यहाँ भी उसने इस बॉन्ड को शेल डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन की है। इसमें उसने एग्जांपल ली है क्लोरीन के मॉलिक्यूल की Cl2 की है। अब ये 2 क्लोरीन के एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ना एक एक को शेयर कर लेते हैं, जिस तरह से उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो 2 टाइप की होती है। अ कोवलेंट बॉन्ड में भी नॉन पोलर और पोलर इन कैरेक्टर। पहले हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है जब दोनों एटम एक जैसे हो ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो,
तो उनके दरमियान आमतौर पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम भी हो तब भी आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। सो इसने यहाँ पर लिखा है द बॉन्ड बिटवीन द टू क्लोरीन एटम इज प्योरली कोवेलेंट एंड द नॉन पोलर। दो क्लोरीन के एटम है, दोनों एक जैसे हैं, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना वो बराबर शेयर होंगे, इसलिए यहाँ पर किसी भी किस्म के पोल्स नहीं बनेंगे और ये हमारी बॉन्ड हो जाएगी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम इज एग्जैक्टली द सेम। अब इन में दोनों एलिमेंट सेम है और उनकी नेगेटिविटी भी सेम है, ड्यू टू विच द बॉन्डेड एटम्स रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयर इज नो चार्ज ऑन आइदर एटम। जिसकी वजह से किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं आता और वो न्यूट्रल रहते हैं। और इसके अलावा उसने एग्जांपल यहाँ पर दी है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में देखें तो एक जैसी एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये सारे हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड की टाइप है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक वाजिया फ़र्क होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं ना दोनों एटम्स के दरमियान, वो इक्वल शेयर नहीं होते। किसी एक एटम की तरफ वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं और दूसरे एटम की तरफ वो कम रहते हैं, तो इस तरह की बॉन्ड हो जाती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स भी डिफरेंट है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है HCl की। अगर आप ये एग्जांपल देखें, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इस क्लोरीन के ज़्यादा करीब रहेंगे, लिहाजा इस पर डिवेलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन से चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर दूर है तो उस पर डिवेलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब ये चार्जेस डिवेलप हो जाते हैं इसको हम नाम देते हैं कि यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो गए हैं। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर है वाटर की। वाटर में देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो इस ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोजन की तरफ कम रहेगा। तो वाटर में ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव का और हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव का, लिहाजा यहाँ पर भी पोल्स क्रिएट हो गए हैं। तो इनमें जो बॉन्ड होगी वो होगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप जो यहाँ पर उसने डिस्कस की है वो है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब इस बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देगा, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देगा, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। ये एक ऐसी बॉन्ड है जिसमें दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम डोनेट करेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन वाटर एंड अ प्रोटॉन। उसने यहाँ पर वाटर और प्रोटॉन के दरमियान यानी H+ के दरमियान बॉन्ड डिस्कस किए। H2 हैज़ टू कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने H2 का स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें इस तरह से दो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होती हैं। एंड देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन पर ना इस तरह से दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बना रहे तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को नाम देते हैं लोन पेयर्स का। ऑन द अदर हैंड द प्रोटॉन इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें H+ की तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। देयरफॉर द ऑक्सीजन एटम कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सेप्टर H+। लिहाजा जो ऑक्सीजन है ना वो अपना एक लोन पेयर इस H+ को दे देता है एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड। लिहाजा इससे जो बॉन्ड बनती है वो होती है डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर इस H+ को डोनेट कर दिया है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। सेकंड उसने यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस किया है एक और मॉलिक्यूल की, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो कंटेन अ डेटिव बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन एटम्स। अब इसमें भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान।
ऑक्सीजन शेयर इट्स 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्बन एटम टू मेक द नॉर्मल डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसमें दो आपको ये ब्लैक लाइन शो हो रही हैं, ये हैं दो कोवेलेंट बॉन्ड, और एक आपको ये एरो शो हो रहा है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो CO के मॉलिक्यूल में दो कोवेलेंट बॉन्ड होंगी और एक इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगी। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बनी कैसे हैं। अगर आप देखें तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि यहाँ मैंने पर्पल डॉट से शो किए हैं, जबकि जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके आखिरी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि यहाँ क्रॉस से शो किए गए हैं। अब ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को ना आपस में इस तरह से शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान दो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती हैं। लेकिन अभी भी ये जो कार्बन है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए 4, और 2 इसके पास ये हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी भी इसको 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें भी होता है कि जो ऑक्सीजन है ना, अपना एक लोन पेयर ना इस कार्बन एटम के साथ डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह उन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन जाता है। तो ओवरऑल उसने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल शो कर दिया, जिसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी चीज़ को उसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। हाउ एवर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द दीज 2 बॉन्ड्स। ये जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, इससे अभी भी कार्बन की वैलेंसी यानी उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए। इट नीड 1 मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अभी भी ज़रूरत है। सो ऑक्सीजन एटम डोनेट्स 1 ऑफ इट्स लोन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ अ डेटिव बॉन्ड। लिहाजा ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। थर्ड एग्जांपल उसने यहाँ पर दी है ओजोन की। ओजोन का फार्मूला होता है O3। It is formed by the reaction between the oxygen molecule with an oxygen atom, a free radical oxygen। अब ये बनती कैसे है, इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है यानी O2, और इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के एटम के साथ, जो कि फ्री रेडिकल की फॉर्म में होता है। तो इन दोनों के रिएक्शन से O3 जो आती है वो फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट वो लिख रहा है 1 ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस फ्री रेडिकल। ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें से एक ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट हो जाता है इस ऑक्सीजन के एटम को, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। Therefore, the central atom has total 3 bonds, including a double covalent bond on one side and a coordinate covalent bond on the other side। लिहाजा इस ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो दरमियान वाला ऑक्सीजन है ना, एक तरफ ये डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और दूसरी तरफ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। It carries a positive charge while the oxygen atom that accepts the lone pair carries the negative charge। वो ऑक्सीजन का एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यानी ये दरमियान वाला ऑक्सीजन है, इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का, और ये जो ऑक्सीजन का एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव का, और इन दोनों के दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गई है। नेक्स्ट है क्विक चेक 3.1। क्वेश्चन नंबर ए है ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड CS2 मॉलिक्यूल्स। आपने N2 और CS2 के मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर बनाना है। पहले हम देखते हैं N2 में 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं और दोनों के आखिरी शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा इन दोनों नाइट्रोजन के एटम्स को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लिहाजा ये 3 यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे, तो इनके दरमियान एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा लेविस स्ट्रक्चर। दूसरा उसने पूछा है CS2 का लेविस स्ट्रक्चर। इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 सल्फर के एटम्स हैं। अब इसमें जो कार्बन का एटम है ना, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है दोनों सल्फर के साथ,
तो एक डबल बॉन्ड एक सल्फ़र के साथ बनाएगा और दूसरी डबल बॉन्ड दूसरे सल्फ़र के एटम के साथ बनाएगा। तो इस तरह से कार्बन और सल्फ़र दोनों के आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरॉन इन BF3, डज इट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया है BF3, इसको कहते हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें जो बोरॉन का एटम है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा आपने ये भी बताना है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बोरॉन हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये BF3 का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें बोरॉन सेंटर में है और उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तीनों फ्लोरीन के एटम के साथ। अब ये तीनों बॉन्ड बनाने के बावजूद स्टिल इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। लिहाजा इस BF3 को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का। सी क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। उसने 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, NH3 जिसको अमोनिया कहते हैं और BF3 को बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो उन दोनों के दरमियान आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड को शो करना है। अब ये आपके सामने NH3 का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें जो नाइट्रोजन है ना उसके पास एक लोन पेयर होता है, और ये आपके पास BF3 का स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और इसमें जो बोरॉन है उसमें आपको मैंने बताया कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो नाइट्रोजन है ना ये अपना इस लोन पेयर को डोनेट कर देता है इस बोरॉन के एटम को, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नाइट्रोजन से बोरॉन एटम की तरफ। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।